हेलो स्टूडेंट, आज के सेगमेंट में बेटा हम टाइप ऑफ बोन सेल्स पढ़ेंगे एंड ऑसिफिकेशन की बोन की फॉर्मेशन कैसी होती है और एक बहुत ही कॉमन डिजीज पढ़ेंगे बेटा जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। एजिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर बोन डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। तो फटाफट हेडिंग डाल लें बेटा, टाइप ऑफ बोन सेल। तो हमने बोन सेल को ऑस्टियोसाइट कहा था बेटा। टाइप ऑफ बोन सेल की बात करें तो बोन सेल आर सेड टू बी ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट जैसे हमने कॉन्ड्रोसाइट पढ़ा था उसी तरह से ऑस्टियोसाइट्स किसको बोलते हैं? बोन सेल को। तो ऑस्टियोसाइट आर इनएक्टिव बोन सेल। यू कैन राइट डाउन दीज आर इनएक्टिव बोन सेल। इनएक्टिव बोन सेल, इनएक्टिव बोन सेल होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं। और बोन फॉर्मिंग सेल और इनएक्टिव बोन सेल और यू कैन कॉल बोन फॉर्मिंग सेल। बोन फॉर्मिंग सेल को हम बोलते हैं बेटा ऑस्टियोसाइट। जैसे कॉन्ड्रोसाइट हमने कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल को बोला था, उसी तरह से बोन फॉर्मिंग सेल को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द मैट्रिक्स एंड कैन बोथ सिक्रीट एंड रीअब्सॉर्ब मैट्रिक्स। ये वो सेल होते हैं जो मैट्रिक्स को सिक्रीट भी करते हैं और रीअब्सॉर्ब भी कर लेते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल for maintaining the matrix। मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि बोन के अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है। मोर इनऑर्गेनिक डिपोजिशंस होती हैं कैल्शियम फॉस्फेट की मैट्रिक्स एंड कैन बोथ सिक्रीट एंड रीअब्सॉर्ब। सिक्रीट भी कर लेती हैं, नॉट रीअब्सॉर्ब, यस सिक्रीट एंड रीअब्सॉर्ब मैट्रिक्स। यस बेटा, रीअब्सॉर्ब, सिक्रीट भी करती है, रीअब्सॉर्ब भी करती है मैट्रिक्स को। क्लियर बेटा? तो नंबर 1 तो आपने सेल पढ़ा ऑस्टियोसाइट्स। क्लियर, ऑस्टियोसाइट्स। नाउ द सेकेंड वन इज ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट ध्यान से समझना, बहुत ही माइनर डिफरेंस है बेटा। सेकेंड इज ऑस्टियोब्लास्ट सिक्रीट कोलेजन फाइबर एंड मैट्रिक्स। क्या सिक्रीट करते हैं? सिक्रीट कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर हमने शार्पेज फाइबर पढ़ा था प्रीवियस सेगमेंट में। कोलेजन फाइबर, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स एंड मैट्रिक्स दोनों सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। मैट्रिक्स भी सिक्रीट करते हैं, कोलेजन फाइबर in matrix of the bone and are responsible for the calcification of the matrix। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा? and it is responsible for calcification deposition of calcium salts in the matrix। calcification of the matrix बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि मैट्रिक्स की सिक्रीशन तो ऑस्टियोसाइट्स भी करते हैं, रीअब्सॉर्ब भी कर लेते हैं बेटा, लेकिन जो इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की डिपोजिशन है वो कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्सिफिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। दे रिमेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कम्युनिकेट बाय थिन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस व्हिच फॉर्म गैप जंक्शन। व्हेन एन ऑस्टियोब्लास्ट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट। ध्यान से देख लें, ये ही मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये कंप्लीटली सराउंड होते जाते हैं लैमेलर सिस्टम, इन्हीं को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। व्हेन एन ऑस्टियोब्लास्ट, यू कैन राइट डाउन द इंपॉर्टेंट व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोसाइट। व्हेन एन ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग मैट्रिक्स, जो बोन की मैट्रिक्स के अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट की डिपोजिशन करते हैं, is completely surrounded by matrix, completely surrounded by the matrix। जब ये completely surround हो जाते हैं किससे बेटा? मैट्रिक्स से। completely surrounded by matrix जब इसको surround कर देता है then it is said to be osteocyte। then it is called an osteocyte। तब इसको क्या नेम दे देते हैं? ऑस्टियोसाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लें। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट किसको बोला? जब ऑस्टियोब्लास्ट कंप्लीटली सराउंड कर जाता है मैट्रिक्स से, देन वी यूज टर्म ऑस्टियोब्लास्ट। क्लियर है बेटा? एंड थर्ड वन इज ऑस्टियोक्लास्ट। थर्ड टाइप इज ऑस्टियोक्लास्ट। क्या होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट समझेंगे हम। थर्ड कैटेगरी
ऑफ सेल इज ऑस्टियोक्लास्ट, बोन डिसॉल्विंग सेल, जो बोन की डेंसिटी को, बोन के साइज को मेंटेन रखता है। लेकिन यदि इसकी एक्टिविटी बढ़ जाए, एज वी नोटिस इन मेनोपॉज, जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है बेटा, एंड द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन डिक्रीजेस ड्रास्टिकली, तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो बोन को पोरस बना देता है, लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, या फिर कोई कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, तो भी ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। दीज आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मोनोसाइट डिस्ट्रॉय बोन मैट्रिक्स। ये किसकी फ्यूजन से बनता है? ऑस्टियोक्लास्ट इज फॉर्म्ड वाया फ्यूजन ऑफ मोनोसाइट। जब ऑस्टियोसाइट के साथ फ्यूजन ऑफ मोनोसाइट विथ osteocyte, it is formed by a fusion of monocyte with osteocyte। जब मोनोसाइट एंड ऑस्टियोसाइट फ्यूज कर जाते हैं, तब किसकी फॉर्मेशन होती है? ऑस्टियोक्लास्ट की। ये किसको डिस्ट्रॉय करता है? इट डिस्ट्रॉय बोन मैट्रिक्स। फॉर्म कौन कर रहा है बेटा? ऑस्टियोब्लास्ट। और डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है? ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट का मतलब डिसॉल्विंग, ब्लास्ट का मतलब फॉर्मिंग। इट डिस्ट्रॉय बोन मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय करता है। क्लियर? बोन मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। दे रिलीज लाइसोसोम, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम टू ब्रेक डाउन द बोन मैट्रिक्स। क्या रिलीज करते हैं? हाउ इट डिस्ट्रॉय बोन मैट्रिक्स? वाया रिलीजिंग। क्या रिलीज करके ये मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय करते हैं? वाया रिलीजिंग सर्टेन, रिलीजिंग ऑर्गेनिक एसिड्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, रिलीजिंग ऑर्गेनिक एसिड्स, रिलीजिंग ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं बेटा। और क्या करते हैं ये? बहुत सारे लाइसोसोम रिलीज करते हैं, बहुत सारे रिलीज लाइसोसोम टू डिसॉल्व और टू ब्रेक डाउन बोन मैट्रिक्स, टू डिसॉल्व और break down bone matrix. In certain diseases the activity of osteoclast increases as we notice in osteoporosis, जो मैं आज के सेगमेंट में ही आपको एक्सप्लेन करूंगी, कुछ इन्हीं टर्म से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हाइपर एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, हाइपर एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट osteoclast lead to osteoporosis, एक डिजीज होती है बेटा ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ, हाइपर एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। हालांकि देयर आर सो मेनी रीजन बिहाइंड ऑस्टियोपोरोसिस, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो बस आपको मीनिंग याद रखना है। क्लास्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग, और ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग। ब्लास्ट का लिटरल मीनिंग क्या होता है बेटा? फॉर्मिंग। तो होपफुली आपको बोन फॉर्मिंग सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ कम ओवर द इंपॉर्टेंट टर्म ऑसिफिकेशन, कि ऑसिफिकेशन क्या होती है? तो ऑसिफिकेशन इज सिंपली सेड टू बी फॉर्मेशन ऑफ बोन। ऑसिफिकेशन और ऑस्टियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन न्यू बोन मटेरियल। जैसे आप देखते हैं कि नए बोन्स बनते हैं, या फिर जैसे आप देखते हैं कि फ्रैक्चर हो जाए तो वो बोन रिकवर हो जाते हैं बेटा, हो जाते हैं ना रिकवर, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम ट्रीट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, नेक्स्ट हेडिंग डालें फटाफट, ऑसिफिकेशन एंड ऑस्टियोजेनेसिस। ऑसिफिकेशन or it is also said to be osteo what is stand for bone, genesis means formation। ossification and osteogenesis बड़ा ही important term है। how can you define this term? ossification and osteogenesis। ossification is the process of laying down new bony material by cell called osteoblast। is defined as laying down
down of new bony material via osteoblast cell. अभी बताया मैंने आपको, फाइबर्स इन मैट्रिक्स कौन से सेल रिलीज करते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट. एंड व्हेन इट इज कंप्लीटली सराउंडेड विथ मैट्रिक्स देन इट इज सेड टू बी ऑस्टियोसाइट एंड इट इज अ सिनोनिमस विथ बोन टिश्यू फॉर्मेशन. और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज सेड टू बी बोन टिश्यू formation, or you can call formation of bone tissue. This process is said to be osteogenesis. Clear है बेटा? There are two process जो डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे. तो ossification अलग अलग चलती है बेटा. There are two process resulting in the formation of normal and healthy bone tissue. इंट्रामेम्ब्रेनस और एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन जो डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे आगे के सेगमेंट में. तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ऑसिफिकेशन में मेजर किसका रोल होता है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल का. और बोन फॉर्मेशन के लिए मेनली क्या चाहिए बेटा? कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी नहीं होगी तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होगी. नाउ कम ओवर द इंपॉर्टेंट डिजीज ऑस्टियोपोरोसिस. Osteoporosis is the bone disease where part of bone become weak and prone to fracture. यदि बोन का मैट्रिक्स बेटा उसके अंदर कैल्शियम की डिपॉजिशन कम हो जाएगी, यदि वो पोरस हो जाएगा तो इट इज मोर प्रोन टू फ्रैक्चर कह सकते हो. तो मोस्ट कॉमन बोन रिलेटेड डिसऑर्डर इन एज्ड पर्सन, यू कैन राइट डाउन. इट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है. मोस्ट कॉमन बोन रिलेटेड disorder in aged person. aged person में सबसे कॉमन होने वाली बोन रिलेटेड डिसऑर्डर में हम किसका नाम लिखते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस. तो सिंपली यदि मैं लिटरल कहूं तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? वेयर पार्ट ऑफ बोन बिकम वीक एंड फ्रेजाइल. वीक हो जाती है एंड प्रोन टू फ्रेजाइल का मतलब, फ्रेजाइल का मीनिंग क्या है यहाँ पे बेटा? प्रोन टू फ्रैक्चर, मतलब गिरते ही हड्डियां टूट जाएंगी, फ्रैक्चर आ जाएगा, टूट जाएगी, ब्रेकेज आ जाएगा बेटा. क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिस कंडीशन इज मोर कॉमन इन सीनियर्स बट कैन अफेक्ट मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एज. हर एक तरह के लोगों को ये अफेक्ट करता है बेटा. किसी भी एज ग्रुप के पर्सन हो उनको ये प्रॉब्लम लीड करता है. तो बोन वीक हो चुकी है, फ्रेजाइल हो चुकी है, इस तरह से अफेक्ट कर रहा है. तो सिंपली यदि आप देखें तो इस डिजीज में होता क्या है? यू कैन राइट डाउन ऑस्टियोपोरोसिस एंड सर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर. क्या होने वाला है ऑस्टियोपोरोसिस में? इट इज़ अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर. जनरली वैसे तो सीनियर सिटीजन को अफेक्ट करता है, लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है बेटा ये किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है. एंड जनरली यदि मैं बात करूं तो स्टेगनेंट लाइफस्टाइल, हार्मोनल डिसऑर्डर और विटामिन डी डेफिशिएंसी इज द मेजर कॉज. तो हम देखेंगे बेटा कि ऑस्टियोपोरोसिस में हो क्या रहा है. ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें बोन वीक हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, मोर प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाती है. तो होता क्या है इसमें? बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है बेटा. बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट गिव राइज टू ऑस्टियोसाइट विच एड मैट्रिक्स. लेकिन यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को हमने क्या देखा? डिक्रीज हो जाती है. डिक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी रिड्यूस हो चुकी है बेटा, है ना. और अल्टीमेट ऑस्टियोब्लास्ट ही ऑस्टियोसाइट बनाता है. तो यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट जो मैट्रिक्स बना रहा है उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है. एंड लेस ऑस्टोइड फॉर्मेशन और मोर इंक्रीज एक्टिविटी
ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। किन सेल की एक्टिविटी बढ़ गई है ऑस्टियोक्लास्ट की, किन की डिक्रीज हो गई है ऑस्टियोब्लास्ट की। डिक्रीज्ड एक्टिविटी एंड दिस इज इंक्रीज्ड एक्टिविटी, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। क्लियर। अब यदि डिक्रीज एक्टिविटी होगी बेटा ऑस्टियोब्लास्ट की तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, तो लेस ऑस्टॉइड प्रोडक्शन, इट लीड टू लेस ऑस्टॉइड इज द हेयर कैल्सिफाइड मैट्रिक्स, मिनरल लेस ऑस्टॉइड प्रोडक्शन, लेस ऑस्टॉइड प्रोडक्शन। क्या है ये ऑस्टॉइड, समझेंगे इसको। मिनरल लेस मैट्रिक्स, मिनरल लेस मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑस्टॉइड। मिनरलाइजेशन ही नहीं हो रही, ऑर्गेनिक पार्ट, प्रोटीनिशियस पार्ट लैकिंग इनऑर्गेनिक मिनरल। हियर यू कैन राइट डाउन ऑर्गेनिक पार्ट, ऑसिन प्रोटीन पढ़ा था बेटा हमने, ऑर्गेनिक पार्ट, और यू कैन कॉल प्रोटीनिशियस पार्ट, प्रोटीनिशियस पार्ट कौन सा प्रोटीन था यहाँ पे, ऑसिन प्रोटीन था, लैकिंग इनऑर्गेनिक मिनरल्स, लैकिंग कमी हो जाती है किसकी डिपोजिशन की, इनऑर्गेनिक मिनरल्स की। कौन से मिनरल्स की बेटा, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्लियर। तो लेस ऑस्टॉइड हो रही है प्रोडक्शन जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, किसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ऑस्टियोब्लास्ट की, और किसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है बेटा, ऑस्टियोक्लास्ट। नाउ कम ओवर द रीजन बिहाइंड ऑस्टियोपोरोसिस, रीजन और कॉज बिहाइंड ऑस्टियोपोरोसिस, रीजन बिहाइंड ऑस्टियोपोरोसिस। लोगों के अंदर, सीनियर सिटीजन और इवन आजकल तो यंग एज ग्रुप में भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है बेटा। तो क्या रीज़न हो सकते हैं, तो सबसे पहले लैक ऑफ विटामिन डी, फर्स्ट इज द लैक ऑफ विटामिन डी, कॉलीकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी सिंथेसाइज नेचुरली होता है बेटा आपकी बॉडी में ड्यू टू यूवी रेज और सनलाइट एक्सपोजर। सनलाइट जैसे ही पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेज जैसे ही पड़ती है स्किन पे, कोलेस्ट्रॉल अल्टीमेट ट्रांसफॉर्म इनटू विटामिन डी, कॉलीकैल्सिफेरॉल, which play significant role in calcium absorption, which play significant role in calcium absorption। मतलब यदि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, ना तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे, ना रीएब्जॉर्ब होंगे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। तो जब कैल्शियम पहुंच ही नहीं रहे बेटा ब्लड में, तो इट नॉट अल्टीमेट रीच टू बोन, और बोन के अंदर कैल्शियम का अमाउंट क्या होता जाएगा, लो होता जाएगा। सेकेंड कॉज इज माल न्यूट्रिशन। यदि हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, प्रोटीन रिच डाइट नहीं ले रहे, कैल्शियम रिच डाइट नहीं ले रहे, तो माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, अंडर न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। हालांकि माल न्यूट्रिशन इवन इंक्लूडिंग ओवर न्यूट्रिशन, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, अंडर न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं बेटा हम, ओवर न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहे, अंडर न्यूट्रिशन, बिकॉज माल न्यूट्रिशन इंक्लूड बोथ ओवर एज वेल एज अंडर न्यूट्रिशन। डाइट शुड बी रिच इन सफिशिएंट लिपिड एंड कैल्शियम। डाइट कैसा होना चाहिए बेटा, डाइट शुड बी रिच इन प्रोटीन, कैल्शियम एंड लिपिड, क्योंकि लिपिड कोलेस्ट्रॉल ही अल्टीमेट आपके बॉडी में विटामिन डी की फॉर्मेशन करते हैं, में पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल। क्लियर। डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन इज द फीमेल हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय फॉलिकुलर सेल। एस्ट्रोजन लेवल, और एस्ट्रोजन लेवल फीमेल में जनरली ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है ड्यूरिंग मेनोपॉज, जब स्टॉपेज हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसको हम फर्टाइल साइकिल भी बोलते हैं। डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल ड्यूरिंग मेनोपॉज, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल,
स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एज 45 to 50 के अराउंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लियर, 45 to 50 के अराउंड बेटा। फीमेल इज मोर प्रोन टू फ्रैक्चर, क्योंकि उस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है। लो एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। क्यों होता है बेटा? बिकॉज लो एस्ट्रोजन लेवल reduces the activity of ऑस्टियोब्लास्ट। मतलब जितना हाई लेवल होगा एस्ट्रोजन का, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना लो लेवल होगा बेटा एस्ट्रोजन का, उतनी ही ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी लो होगी। तो फीमेल सफ़र मैक्सिमम ड्यूरिंग 42, तो फीमेल सफ़र, किस एज ग्रुप की फीमेल ज़्यादा सफ़र करती है? 45 to 50 ईयर्स, क्योंकि ये मेनोपॉजल पीरियड होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप करती है। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज कसिंग सिंड्रोम ड्यूरिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल लेवल जब बढ़ जाता है। तो लास्ट वन इज कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम कब अराइज होता है बॉडी में? कसिंग सिंड्रोम अराइज, CUSHING, कसिंग सिंड्रोम अराइज during cortisol level increases। याद कर लें, मैंने आपको एड्रीनल कॉर्टेक्स पढ़ाया था, और एड्रीनल कॉर्टेक्स में मैंने आपको कॉर्टिकॉइड्स का लेवल बताया था बेटा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड, तीन हार्मोन्स हमने पढ़े थे, ग्लूको, सेक्स एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। तो यहाँ पे मैं किसके ऊपर फोकस कर रही हूँ? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जब किसी पर्सन में इस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। तो ड्यूरिंग कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीजेस, जैसे जैसे कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी डिक्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, कि ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। उसी तरह से बेटा यदि किसी पर्सन में PTH, पैराथायराइड हार्मोन लेवल इंक्रीज होता है, तो भी ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीजेस। ये कुछ रीजन थे ऑस्टियोपोरोसिस के पीछे। मतलब फीमेल के अंदर ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस नोटिस होती है मेनोपॉजल पीरियड में, और कसिंग सिंड्रोम में आपने देखा कि एज द लेवल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीजेस, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इनके अंदर बोन डेंसिटी क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है, एंड दैट डिसऑर्डर इज सेड टू बी ऑस्टियोपोरोसिस। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ बोन रिलेटेड डिसऑर्डर, और कितने टाइप के बोन सेल होते हैं, एंड व्हाट इज ऑसिफिकेशन। थैंक यू सो मच।